लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे डिस्कवरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, उसमें क्या गलतियाँ हुई और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या सुधार आया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे। डाल्टन्स थ्योरी स्टेट दैट एटम इज़ इनडिविजिबल। डाल्टन ने एक चीज़ बोली थी कि एटम जो है, एटम मतलब क्या होता है, पहले ये चीज़ समझ लो। एटम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। ठीक है, और उसने बोला था कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो इतना छोटा होता है कि उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हो। पर इसकी थ्योरी जो थी ना, वो गलत साबित हुई थी जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे। ये क्या तीन चीज़ें, ये चीज़ें हैं एटम के सब ग्रुप्स। ठीक है, मतलब इसने बोला था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, बट आगे जाके क्या होने लग गया, आगे डिस्कवरीज में हमें पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। कब किया था? 1897 में। याद रखने वाली चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चंस में याद आ सकता है। थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं उसके थ्रू समझाती हूँ। एक ट्यूब ली थी, ठीक है, ट्यूब के अंदर उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। अब ट्यूब के अंदर क्या था, ट्यूब के अंदर दो तरह की रॉड थी, कैथोड रॉड और एनोड रॉड। कैथोड रॉड जो थी उसके वो नेगेटिवली चार्ज रॉड है। अब ये चीज़ क्या है, ये है ना, ये कुछ रॉड्स है जो ग्रेफाइट, कार्बन ऐसे एलिमेंट से मिलके बनी हुई होती है, और हर जगह पे यूज़ के अकॉर्डिंग उसे अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे कैथोड रे बनाई गई थी, वो जो नेगेटिवली चार्ज रॉड थी, और ये एनोड रॉड थी। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई, दो चीज़ों के थ्रू पास करवाई गई, बहुत ज़्यादा वोल्टेज रखा था, मतलब हाई वोल्टेज पे और कम प्रेशर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई। ठीक है, ये एक जनरेटर अटैच किया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी। अब ये जब हो रहा था तो उसने एक चीज़ नोटिस करी। ये चीज़ हम वहाँ नोटिस नहीं कर पाते, अगर हम वहाँ होते तो। क्यों नहीं कर पाते? इसके अंदर से एक रेज निकल रही थी, पर ये रेस ना मुझे दिखती, ना तुम्हें दिखती, और ना उस टाइम पे जे थॉमसन को दिखती, अगर यहाँ पे एक उसने शीट नहीं लगाई होती। इस ये जो ब्लू कलर का है ना, ये उसने वहाँ पे शीट लगाई है। इस शीट का नाम होता है जिंक सल्फेट, ZnS। अब ये क्यों लगाई थी, इसके ऊपर कोई भी चीज़ आके गिरती है ना तो ये ग्लो करता है, इसलिए यहाँ पे एक शीट लगाई थी। तो यहाँ पे इसने क्या किया था, जिंक सल्फेट की शीट लगाई थी। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में एनोड साइड में जिंक सल्फेट की शीट लगाई गई थी। अब कैथोड रेज जो थे वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, और इसीलिए जो ये रेज जा रही थी, जो ये रेज कैथोड से निकल रही थी, उसे बोला गया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, नेगेटिवली चार्ज रॉड से निकल रही थी, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन, और इसका चार्ज भी लिया गया नेगेटिव। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के, इसका मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। -31 kg मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है, ये याद रखना। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो -1 पॉइंट, ये तुम्हें याद रखने वाली चीज़ है, एज इट इज़ याद रखना है, न्यूमेरिकल वगैरह अभी के लिए नहीं आएंगे। रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं। 1902 में थॉमसन ने एक मॉडल दिया था। उस मॉडल में उसने बोला था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फिट होते हैं। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था। उस एग्जाम्पल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। इसने इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला हुआ है, या फिर वाटरमेलन से भी इस चीज़ को कंपेयर किया है इसने। अब देखो ये चीज़ क्या कह रहा है कि वाटरमेलन में जैसे रेड पोर्शन होता है, वैसे बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, और जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तो सीड्स को नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन,
सीड्स इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। मतलब आप सोच रहे हो ना कि एक तरबूज को, एक वाटरमेलन को आप क्या मान लो, एक एटम मान लो, उसमें जितना रेड पोर्शन है वो सारा का सारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जितने भी बीज है वो सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। पर उसने अपना एक सेकेंड स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट को का मीनिंग है एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर आप एटम को लोगे तो वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो एकदम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब नंबर्स में इक्वल होते हैं। जैसे 10 अगर प्रोटॉन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इसका कहना था, पर एक्चुअल में ये चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो आगे जाके इस चीज़ को गलत साबित किया गया। इसकी जो थॉमसन की सेकेंड स्टेटमेंट थी ना, वो किसी भी साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट ने प्रूव नहीं कर पाए थे, और ना उसने खुद ने प्रूव की थी। ठीक है, इसने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला है? इसने अपने मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए बोला है, तुमने कभी खीर खाई है? खीर में कैसे ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी चीज़ें डालते हो तुम, तो वो कैसे होती है, और मिल्क होता है। ठीक वैसे ही एक एटम होता है। एटम का जो मिल्क वाला पार्ट होता है ना, वो होता है प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो होती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब प्लम पुडिंग क्यों बोला है? क्योंकि उनके भाषा में प्लम इज़ अ डेजर्ट, प्लम पुडिंग इज़ अ डेजर्ट। जैसे हमारे यहाँ पे खीर होती है, वहाँ पे प्लम पुडिंग होती है, तो उन्होंने वैसे उस चीज़ को रिलेट किया है। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में सुनते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। अभी ये जो साइंटिस्ट था ना, इसने जब डिस्कवरी की थी तो उसने सेम चीज़ की, उसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट वापस किया था, पर इस बार यहाँ पे जिंक सल्फेट लगाने की जगह इसने यहाँ पे लगा लिया था, जिसकी वजह से इसे दिखा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से भी रे निकल के यहाँ पे टकरा रही है। तो यहाँ पे जब टकराते हुए उसे दिखी चीज़ है, तो उसने बोला कि इस चीज़ को तो हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निकल रही है, तो इसलिए इसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, ऐसे प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। He done similar experiment, but this time rays were coming from anode side. So this is how positive charge particles were discovered, जिसको प्रोटॉन्स बोला गया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया। ठीक है, पी याद रखो, पॉजिटिव का पी और प्रोटॉन का पी। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? सेम, बस इस बार प्लस है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का, और रिलेटिव चार्ज कितना होता है? +1। ठीक है, इसके बाद में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हुआ। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? न्यूट्रॉन को किया जेम्स चैडविक ने किया है। कब किया था? 1932 में। मतलब आप सोचो 1897 से 1932, बहुत सालों बाद में न्यूट्रॉन आया था, डिस्कवर हुआ था। न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रल पार्टिकल माना गया कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है। ठीक है, और इस न्यूट्रॉन का मास इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्ज जो होता है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका पूरा नाम है। इसने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लेना। टू शो हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज विद इन एन एटम। ये बताना चाहता था यार, अब ठीक है, एटम एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें होती है, पर ये दिखती कैसे होगी? तो इसने इस चीज़ के लिए, मतलब दिखती कैसे होगी, इस चीज़ को इमेजिन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या फिर इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला गया। अब इसने इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या था? तो अब देखो, इसका जो एक्सपेरिमेंट था ना, कुछ ऐसा था। इसने ना यहाँ पे कुछ रखा था जहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, और निकल के एक शीट के ऊपर, ऐसे शीट के ऊपर एकदम से स्पीड में जा रहे थे। ठीक है, अब जब ये जा रहे थे तो इसने कुछ ऑब्जर्व किया। अभी ये ऑब्जर्वेशन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पर इसने ना ये शीट कौन सी ली थी? इस शीट का नाम था गोल्ड फॉइल, सोने की फॉइल ली थी, बोलते हो ना, वो चीज़ ली थी। अभी इसने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया? क्योंकि
किसी भी शीट, किसी भी मेटल को आप इतना ज़्यादा पतला कट नहीं कर सकते जितना गोल्ड को कर सकते हो। तो गोल्ड की जो शीट होती है ना, गोल्ड का जो फॉइल होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। और ये कितना पतला था, जिसमें 1000 एटम आए थे। 1000 एटम्स थिक थी ये, बस। मतलब बहुत ज़्यादा ये पतली थी। ठीक है, तो 1000 एटम्स इसमें आ सकते थे। अब इसमें इसने क्या ऑब्जर्व किया, इस ये जैसे एटम थे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एटम्स थे। मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रही, बट तुम इस चीज़ को इमेजिन कर लो। He wanted a very thin foil, so he selected a gold foil, and this gold foil was about 1000 atom thick. अब यहाँ से इसने जो पार्टिकल्स भेजे थे उसका नाम था अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये अल्फा पार्टिकल डबल चार्ज हीलियम पार्टिकल है। कौन से पार्टिकल है, हीलियम के, हीलियम के पार्टिकल्स है। मतलब जिसको तुम H+2 भी बोल सकते हो। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट, इनका मास कितना था, 4 यूनिट, तो ये बहुत स्पीड से ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी। अब जब इसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने रिजल्ट क्या निकला, पहला रिजल्ट जो निकला वो ये था कि मोस्ट जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना, वो टकरा के सीधे सीधे, ये तुम ऐसे इमेजिन करो, जो तुम्हारी खिड़की की जाली होती है ना, उस पर तुम एकदम तेज से पानी फेंको, ज़्यादातर पानी तुम्हारे ऊपर गिरेगा या बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा ना, क्यों, क्योंकि जाली के अंदर बहुत सारी स्पेस है। तो वैसे ही जब इसने ऐसे हीलियम के पार्टिकल्स को फेंका, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे थे वहाँ से, मतलब आगे जा रहे थे। तो उसने इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि जो मोस्टली स्पेस होती है ना एटम की, वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, तो इसने पहले जो रिजल्ट निकला ना एक्सपेरिमेंट का, वो ये था कि सीधी जा रही थी बहुत सारी रेस, जिसकी वजह से उसे पता चल गया था कि एटम के अंदर जगह बहुत सारी खाली बची हुई है, मतलब एक जाली की तरह है एटम। अब उसने इसके बाद में ये चीज़ नोटिस करी, दूसरी चीज़, कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। मतलब सीधी जा रही थी, सीधी जाते 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 कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हल्का सा डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई, मतलब वापस नहीं आई, पर थोड़ा सा एंगल उसका चेंज हो गया, एकदम सीधी भी नहीं गई, थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया। ऐसा क्या कारण था, इससे उसको मतलब दूसरी चीज़ पता लगी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है ना, जिससे वो टकरा रहा है, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आई होगी कोई चीज़, और हल्के से एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई होगी। ठीक है, तो इससे इसको ये पता चला कि जो चीज़ टकरा रही है, जिससे टकरा रही है ना, वो बहुत छोटी है। अगर बड़ी होती तो क्या होता, वापस आ जाता, पर छोटी है इसीलिए डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज़ इसको क्या पता चली कि ये जो बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना, मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल जो है ना, वो ऐसे वापस सीधा सीधा वापस आ रहा है। मतलब जब तुम पानी गिराते हो जाली पे, तो ऑलमोस्ट आगे जा रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, और एक पार्टिकल ऐसा होता है जो तुम्हारे मुंह पे वापस लग जाता है या तुम्हारे साइड वापस आ जाता है। वो क्यों, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वो पानी को आगे नहीं, पानी की वजह से वो चीज़ आगे नहीं जा रही है, उल्टा वो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है। तो ये जो रीबाउंड हो रहा है, ये पार्टिकल रीबाउंड होने का कारण क्या है, ये तो अपनी जगह से नहीं हिला, इसको, इस पार्टिकल को इसने वापस भेज दिया। इसका कारण है कि ये जो बीच की चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इसका मास बहुत हाई है। इसका मास क्या है, हाई है, मतलब बहुत वजनदार, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है बीच में। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। जो भी एटम का वेट है ना, वो यहाँ पे है। ये पूरी स्पेस खाली, और सारा वजन कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस एक्सपेरिमेंट से तीन चीज़ें पता चली। अब आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस एंड ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, सेंटर वाला स्पेस, ये जो बीच की जगह है ना, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता चल गया था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और बहुत ज़्यादा भरा हुआ है।
ठीक है, तो डेंस और हार्ड है। न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ लेस देन रेडियस ऑफ एटम। ये चीज़ समझ रहे हो कि अगर पूरा एटम इतना है तो रेडियस सिर्फ इतना सा है, उसका रेडियस कितना होगा, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस 10⁵ टाइम्स छोटा है रेडियस ऑफ एटम से। ठीक है, जैसे इसमें देख लो ये कितना ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू एटम। अब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था। देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम। यही बार बार चीज़ बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं और सारा का सारा मास वहीं पे रिसाइड करता है। इसने एक कॉन्क्लूजन बता रहा है, पर ये चीज़ जो है ना, ये इसकी गलत साबित हुई थी। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो बोलता है कि एटम तो ठीक है पर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ऐसे जलेबी की तरह ऐसे राउंड 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 मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम, वापस वही बात। अब रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, कि अगर कोई चीज़ ऐसे जलेबी की तरह गोल 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 घूम के अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे गोल गोल घूम के अंदर आएंगे तो ये चीज़ तो अनस्टेबल हो जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेंगे, न्यूक्लियस में जाके फिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाहर की कोई चीज़ रहेगी नहीं, मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एटम डिस्ट्रॉय होगा तो दुनिया में एक भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, दुनिया होती ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ तो नॉनसेंस वाली बात हो गई। तो एनी पार्टिकल इफ अंडरगो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी क्रिएट करेगा, और एनर्जी क्रिएट करने की वजह से दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगा एटम, तो हमारे आसपास में जो भी मैटर होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, पर हमने ये चीज़ देखी है कि एटम बहुत स्टेबल होता है, तो रदरफोर्ड की ये चीज़ गलत साबित हो गई। Bohr's model of atom. Neil Bohr put forward model of atom to correct Rutherford in 1913. अब नील बॉहर आया, उन्होंने बोला रदरफोर्ड आपका ये चीज़ तो गलत है, मैं इसको सही तरीके से आपको समझाता हूँ इसमें हुआ क्या था। ही स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उसने बोला जलेबी की तरह इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने ऑर्बिट में, अपनी अपनी प्लेस पे मूव करते हैं, इसलिए उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसने ही स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, स्पेशल ऑर्बिट में मूव करते हैं, जिसको एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल बोला जाता है। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर स्पेशल ऑर्बिट होते हैं या अलग अलग ऑर्बिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मन से कोई भी ऑर्बिट बन जाएगा। ठीक है, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट। अब देखो, तुमने नोटिस किया होगा सन के आसपास हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी अपनी जगह पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर मूव करते हैं वो अपनी अपनी जगह में मूव करते हैं, और इसीलिए उनको कोई भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इन कोई भी तरह की एनर्जी रेडिएट नहीं करते ये। The electrons revolve rapidly around the nucleus in fixed orbit called energy level या shells। और इन शेल्स के नाम कैसे हम दो तरीके से दे सकते हैं नंबर के रूप में, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल, अंदर से काउंट करना है, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल थर्ड शेल और फोर्थ शेल, फिफ्थ सेल और सिक्स सेल भी होता है। और या फिर हम लेटर्स के रूप में इसको लिख सकते हैं KLMNOP, ये 6 शेल होते हैं, इससे बड़े शेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, ये जो सबसे पास में ना न्यूक्लियस के, हैविंग मिनिमम एनर्जी, इसके पास में कम से कम एनर्जी होती है, और जो एकदम बाहर होते हैं ना उनके पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब कम एनर्जी ज़्यादा एनर्जी, जितना दूर जाएगा न्यूक्लियस से उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी किसी इलेक्ट्रॉन के पास में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने प्रोटॉन्स है एक एलिमेंट में उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे 4 प्रोटॉन है तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा।
न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल होते हैं तो उस चीज़ को न्यूट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। जो किसने बोला था तुम्हें याद है? ये ये चीज़ पहले भी एक साइंटिस्ट ने, थॉमसन ने बोला हुआ है, पर उस टाइम में थॉमसन ने बोला था सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, पर ये चीज़ गलत थी। कुछ एलिमेंट न्यूट्रल होते हैं जिसे हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब ये चीज़ किसने बताई थी? ये बोहर और ब्यूरी ने बताई थी। सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट हैज़ मिनिमम एनर्जी। कम से कम एनर्जी कहाँ होती है? कम से कम एनर्जी होती है न्यूट्रॉन के पास में, सबसे सेंटर वाली प्लेस के पास में, ठीक है। न्यूक्लियस के पास में, न्यूक्लियस के पास में यहाँ पे सबसे कम एनर्जी होती है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लो एनर्जी लेवल फर्स्ट टू मेक एटम मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे अंदर वाले शेल में बैठते हैं, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, ठीक है। तो के शेल इज एटलीस्ट एट लोएस्ट एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन फिल द स्पेस ऑफ के फर्स्ट, देन एल एंड एम, एंड देन आगे आगे फिल करते रहते हैं। अब इस चीज़ का मतलब क्या, इसको मैं बनाना भी सिखाऊंगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब हम, अगर हमें बोला जाए कि आप इलेक्ट्रॉन को बिठाओ, तो हम कैसे बिठाएंगे? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय अ फार्मूला 2n²। ये फार्मूला याद रखना है। एन है नंबर, उस शेल का नंबर क्या है? जैसे थर्ड, जैसे ये देखो, ये फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2n² फार्मूला है। 2 3 स्क्वायर, 2 3 3 9 9 2 18। तो यहाँ पे मैं 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बिठा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इसमें भी एक लिमिटेशन है, वो मैं बताऊँगी आगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स। अब ये देखो, ये चीज़ समझ लो, जब तक यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन ना बैठ जाए इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे अंदर वाले शेल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं, जब तक ये शेल फिल ना हो तब तक आगे वाला शेल नहीं भरेगा। ये समझो कि ये क्लासरूम है, 2 जने बैठ सकते हैं, तो पहले यहाँ पे बैठेंगे 2 जने, फिर उसके बाद में बाकी बचे हुए बच्चे दूसरे क्लास में बैठेंगे। यहाँ पे 8 की स्पेस है, तो जब तक 8 लोग नहीं बैठ जाते यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ जाते यहाँ पे, तब तक दूसरे शेल में नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़, एक ये चीज़ अच्छे से समझ लो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। अब जैसे मान लो बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है। 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल। अब सबसे बाहर वाला शेल ये है, तो इसकी कैपेसिटी हमेशा 8 रहेगी, चाहे कैपेसिटी कितनी भी हो, पर बाहर वाले शेल की 8 ही रहेगी। मान लो एक के अंदर ये 2 ही है, तो यहाँ पे 8 ही रहेगी। मान लो यहाँ पे 3 शेल्स बन रहे, तो बाहर वाले शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी 8 ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें 8 से ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ पाते। दिस इज ड्यू टू हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल मेक द एटम। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहते हैं, तो हमें स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है। हमें पता है एटम स्टेबल होता है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि बाहर वाले शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है।